नमस्ते, वेलकम टू दुनियादारी। आज हम डिस्कस करेंगे यूएन जनरल असेंबली 2025। पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का 80th सेशन था और वहाँ काफ़ी कुछ हुआ, बहुत गहमागहमी थी। हाँ, काफी हलचल थी इस बार। बिल्कुल। तो आज हम इसमें से खास मुद्दे पर फोकस करेंगे, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की स्पीच और उसके आसपास जो भी डेवलपमेंट्स हुए। हमने काफ़ी अलग अलग सोर्सेज देखे इसके लिए, इंडिया टीवी, इंडिया टुडे, बीबीसी न्यूज़, टाइम्स ऑफ इंडिया, द गार्डियन, मिंट, मिडल ईस्ट आई, मतलब काफ़ी जगह से इन्फॉर्मेशन जमा की है। हाँ, कोशिश रहेगी कि इन सबको जोड़कर एक क्लियर पिक्चर सामने रखें। एग्जैक्टली तो मिशन है कि इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी कहानी समझने की कोशिश करें। सही है। और ज़रूरी भी है क्योंकि ये मामला काफ़ी पेचीदा है। एक तरफ तो गाज़ा में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लगभग 2 साल से। हाँ, अक्टूबर 7, 2023 के बाद से। बिल्कुल। फिर बदलते इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, अलग अलग देशों के अपने स्टैंड पॉइंट्स। तो चलिए इन सोर्सेस से इम्पोर्टेंट नगेट्स निकालते हैं और समझते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं कॉन्टेक्स्ट से। माहौल क्या था? नेतन्याहू की स्पीच से पहले यूएन में टेंशन काफ़ी थी ऑलरेडी। हाँ, थी। एक तो यही गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट जो आपने बताया, अक्टूबर 7, 2023 को जो हमास ने अटैक किया था, जिसमें सोर्सेस कहते हैं करीब 1200 इजरायली मारे गए थे और 251 को हॉस्टेज बनाया गया था। राइट। वो कॉन्फ्लिक्ट अब लगभग 2 साल से चल रहा है और इस दौरान गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री के जो फिगर्स हैं, उनके हिसाब से तो 65,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस की मौत हो चुकी है इजरायली मिलिट्री ऑपरेशंस में। तो इस सब के चलते इजराइल पर इंटरनेशनल प्रेशर जाहिर है बढ़ता जा रहा था। और ये प्रेशर सिर्फ कैजुअलिटीज को लेकर नहीं था ना, एक बड़ा डेवलपमेंट भी हुआ था हाल ही में। हाँ बिल्कुल, वो था पैलेस्टीन को स्टेट रिकग्निशन देने का फैसला। कई प्रोमिनेंट वेस्टर्न देशों ने, जैसे यूके, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने पैलेस्टाइन को एक स्टेट के तौर पर रिकग्नाइज कर दिया। पहले भी काफी देश करते थे, लेकिन इन बड़े वेस्टर्न पावर्स का आना, ये एक बड़ा शिफ्ट था। बहुत बड़ा शिफ्ट। अब यूएन के 193 मेंबर्स में से 157 पैलेस्टीन को स्टेट मानते हैं। इससे कई लोग 2 स्टेट सोल्यूशन को बचाने की एक आखिरी कोशिश की तरह देख रहे थे। और इसने इजराइल को, खासकर यूएस के अलावा, थोड़ा इंटरनेशनली आइसोलेटेड सा फील करवा दिया था। तो इसी बैकड्रॉप में नेतन्याहू यूएन के पोडियम पर आए थे। समझ गए। और जब वो आए तो उनका अंदाज काफी डिफाइंड था, जैसे सोर्सेज बता रहे हैं। वो किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं दिख रहे थे। बिल्कुल नहीं। उनकी स्पीच का सेंट्रल मैसेज था कि इजराइल को गाजा में हमास के खिलाफ जो काम शुरू किया है, उसे फिनिश द जॉब करना होगा और जल्दी करना होगा। उन्होंने साफ कहा कि वेस्ट शायद प्रेशर में आ जाए, लेकिन इजराइल नहीं रुकेगा। वो लाइन थी ना, वी आर नॉट डन येट। हाँ, और ये डिफाइंस खास तौर पर उन देशों के लिए थी जिन्होंने पैलेस्टाइन को स्टेटहुड दी थी। उन्होंने इस कदम को शियर मैडनेस, इनसेन और डिसग्रेसफुल तक कह दिया। काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। बहुत स्ट्रॉन्ग। उनका तर्क ये था कि ये डिसीजन टेररिज्म को रिवॉर्ड करने जैसा है और इससे ज्यूज और मासूम लोगों के खिलाफ हिंसा बढ़ेगी। अच्छा। और इस पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए उन्होंने अक्टूबर 7 के हमले का जिक्र किया और एक काफी कंट्रोवर्शियल एनालॉजी दी। हाँ, वो क्या थी? उन्होंने कहा कि जेरूसलम से सिर्फ 1 माइल दूर एक पैलेस्टाइन स्टेट बनाना वैसा ही है जैसे 9/11 के हमले के बाद न्यूयॉर्क सिटी से 1 माइल दूर एक अलकायदा स्टेट बना देना। ओह, ओके, ये तो काफी डायरेक्ट कंपैरिजन है। बहुत डायरेक्ट। और उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि ये सिर्फ उनकी या उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। अच्छा, तो किसकी पॉलिसी है? उन्होंने दावा किया कि पैलेस्टाइन स्टेटहुड का विरोध करना अब स्टेट ऑफ इजराइल और वहां के लोगों की कलेक्टिव पॉलिसी बन चुकी है। उन्होंने कहा, वी विल नॉट अलाउ यू टू शव अ टेररिस्ट स्टेट डाउन आवर थ्रोट्स। वो कह रहे थे कि ये इजराइल की जमीन से निकली आवाज है, ऊपर से थोपी हुई नहीं। समझ गई। तो ये तो हुई पॉलिटिकल बात। गाजा में जो एक्शंस हो रहे हैं, उसको कैसे जस्टिफाई किया उन्होंने? उसे भी उन्होंने स्ट्रांगली डिफेंड किया। उन्होंने इस आरोप को बिल्कुल खारिज किया कि इजराइल जानबूझकर सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। उनका क्या कहना था इस पर? उनका दावा था कि आईडीएफ ने लाखों लीफलेट्स गिराए हैं, मिलियंस टेक्स्ट मैसेजेस भेजे हैं ताकि लोग खतरे वाले इलाकों से इवैक्यूएट कर सकें। और जेनोसाइड के आरोपों पर उन्होंने कुछ रिटोरिकल सवाल पूछे, जैसे क्या जेनोसाइड करने वाला देश लोगों को सेफ जगह जाने के लिए कहता है? क्या नाजीज ने जूस से जाने को कहा था? इस तरह से वो इन आरोपों को काउंटर कर रहे थे। राइट। और जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात है गाजा में, जैसे खाने की कमी, उसके लिए उन्होंने सीधा हमास को जिम्मेदार ठहराया।
कहा कि हमास एड चुरा रहा है, उसे होर्ड कर रहा है और ब्लैक मार्केट में बेच रहा है। ओके। ये सब कहते हुए उन्होंने वो पुरानी बात भी दोहराई कि एंटीसेमिटिज्म मुश्किल से मरता है, बल्कि ये बिल्कुल नहीं मरता। मतलब एक तरह से ये कहना कि इसराइल पर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा एंटीसेमिटिज्म से प्रेरित है। ये एक रेकरिंग थीम है। क्रिटिसाइज करो तो एंटीसेमिटिज्म का लेबल लग जाता है। लेकिन इस बार यूएन जनरल असेंबली हॉल में स्पीच का रिएक्शन कैसा था? रिएक्शन काफी ड्रामेटिक था, बहुत। जैसी नेतन्याहू ने बोलना शुरू किया, क्या हुआ? एक बड़ा वॉकआउट हुआ। बहुत सारे डिप्लोमैट्स अपनी सीट्स छोड़कर हॉल से बाहर चले गए। कितने लोग, कुछ आइडिया है? अलग अलग रिपोर्ट्स अलग नंबर्स दे रही हैं। जैसे वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा 100 से ज्यादा डिप्लोमैट्स थे, 50 से ज्यादा देशों से। ओह वाओ, कौन से देश थे ये? ज्यादातर अरब, मुस्लिम, अफ्रीकन और कुछ यूरोपियन देशों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। वॉकआउट से हॉल में काफी सारी कुर्सियां खाली दिखने लगीं। तो ये पिछले साल जैसा ही हुआ? हाँ बिल्कुल। सोर्सेज इसे रेप्लिकेटिंग एन एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट भी कह रहे हैं। और कॉन्ट्रास्ट भी काफी जबरदस्त था। कैसा कॉन्ट्रास्ट? एक तरफ ये डिप्लोमैट्स वॉकआउट कर रहे थे तो दूसरी तरफ यूएस डेलीगेशन उनके लिए तालियां बजा रहा था। और गैलरी में बैठे कुछ ऑब्जर्वर्स ने तो स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। अच्छा। और मिडिल ईस्ट आई ने रिपोर्ट किया कि ब्राजीलियन डेलीगेशन के कुछ सदस्य कैफिया पहने हुए थे, वो पैलेस्टाइन स्कार्फ। हाँ, ये भी रिपोर्ट हुआ। एक सिंबॉलिक जेस्चर था। प्रोटेस्ट का कारण तो साफ था, गाजा में जो हो रहा है। जैसे कुछ सोर्सेज जैसे यूएन कमीशन ऑफ इंक्वायरी और एमई जेनोसाइड तक कह रहे हैं, और इजराइल के रीजनल एक्शंस। बताया जा रहा है कि जब नेतन्याहू स्टेज पर आए तो बूज और चेयर्स दोनों सुनाई दिए थे। हाँ, मिक्स्ड रिएक्शन था क्राउड में। नेतन्याहू अपनी स्पीचेस में विजुअल एड्स यानी प्रॉप्स इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी कुछ किया उन्होंने? हाँ, इस बार भी किया। एक तो उन्होंने एक मैप इस्तेमाल किया जिसका टाइटल था द कर्स। द कर्स, कैसा मैप था ये? उस पर उन्होंने एक मार्कर से निशान बनाकर ईरान के टेरर एक्सेस को दिखाने की कोशिश की। ईरान से लेकर लेबनान, सीरिया, गाजा, यमन तक फैला हुआ। ओके, और क्या था? इसके अलावा उन्होंने अपने कोट पर एक क्यूआर कोड वाला पिन पहना हुआ था। एक्चुअली उनके पूरे डेलीगेशन ने वैसा पिन पहना था। अच्छा, उस क्यूआर कोड से क्या था? वो कोड अक्टूबर 7 के बाद हमास द्वारा बनाए गए हॉस्टेजेस से इंफॉर्मेशन वाली एक वेबसाइट से लिंक था। इंटरेस्टिंग। और एक और प्रॉप था, एक मल्टीपल चॉइस बोर्ड। मल्टीपल चॉइस बोर्ड यूएन में? हाँ, उस पर सवाल था, हु शाउट्स डेथ टू अमेरिका? ऑप्शंस थे ए ईरान, बी हमास, सी हेजबुल्ला, डी हुथीज, ई ऑल ऑफ द अबव। उन्होंने फिर ऑप्शन ई को टिक करके दिखाया। ओके, ये उनका तरीका था इन सभी ग्रुप्स को अमेरिका विरोधी बताने का। बिल्कुल। लेकिन शायद सबसे अनयूजुअल चीज जो उन्होंने की वो थी अपनी स्पीच को लाइव गजा में ब्रॉडकास्ट करने का ऑर्डर देना। ये तो काफी अनप्रेसिडेंटेड लग रहा है। हाँ, अनप्रेसिडेंटेड ऑपरेशन ही कहा जा रहा है इसको। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा बॉर्डर पर ट्रक्स पर बड़े-बड़े लाउड स्पीकर्स लगाए गए। और इससे भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल दावा ये था कि इजरायली इंटेलिजेंस ने गजन्स के मोबाइल फोन्स को रिमोटली कंट्रोल करके ये स्पीच उनके फोन्स पर लाइव स्ट्रीम की। क्या ये सच में हुआ, फोन्स कंट्रोल करके? देखिए, इस पर अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है कि कितने बड़े स्केल पर हुआ या कितना इफेक्टिव था। नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा कि ये ऑपरेशन सिविलियन एलिमेंट्स और आईडीएफ के कोऑपरेशन से किया गया। लेकिन इसका मकसद क्या था? गजन्स को मैसेज देना या कुछ और? ये डिस्कशन का विषय है। कुछ हिस्से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा मान रहे हैं, मतलब इजराइल की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और रीच को डेमोन्स्ट्रेट करना भी एक मकसद हो सकता है। अपनी स्पीच में उन्होंने सीधे हॉस्टेजेस से भी बात करने की कोशिश की थी ना? हाँ, की थी। उन्होंने उन 20 हॉस्टेजेस के नाम पढ़े जो उस वक्त जिंदा माने जा रहे थे। कुल 48 हॉस्टेजेस थे उस समय, सोर्सेस के मुताबिक। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हिब्रू में कहा, हम तुम्हें भूले नहीं हैं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। इजराइल के लोग तुम्हारे साथ हैं। और साथ ही हमास को सख्त चेतावनी दी। क्या चेतावनी? कहा, हथियार डाल दो, सारे हॉस्टेजेस को छोड़ दो तो जिंदा बचोगे, वरना इजराइल तुम्हारा शिकार करेगा, तुम्हें ढूंढ निकालेगा, हंट यू डाउन। गाजा में इस ब्रॉडकास्ट का क्या असर हुआ? लोगों ने सुना? तो बीबीसी ने कुछ गैजन्स से बात की तो मतलब मिक्स रिएक्शंस थे। कुछ ने कहा आवाज साफ नहीं थी, भीड़ के शोर में कुछ पता नहीं चला, कुछ ने सुना ही नहीं। तो शायद उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ ग्राउंड पे। शायद नहीं। एक गाजन ने तो बीबीसी से कहा कि इससे क्या फायदा, ये तो बस टेंट्स में हरे परेशान लोगों को और जलील करने जैसा है। तो इम्पैक्ट से ज्यादा सिंबॉलिक वैल्यू थी शायद इसकी। स्पीच में सिर्फ गाजा या हॉस्टेजेस की बात नहीं थी,
रीजनल लेवल पर भी कुछ कहा उन्होंने, मिलिट्री सक्सेसेस के बारे में। हाँ बिल्कुल, उन्होंने काफ़ी बखान किया इजराइल की मिलिट्री सक्सेसेस का। दावा किया कि इजराइल ने हमास के टेरर मशीन को काफ़ी हद तक डिसमेंटल कर दिया है। और येमेन, लेबनान के बारे में भी कुछ? हाँ, येमेन के हूथी लीडर्स को हैमर करने की बात कही, लेबनान के हिजबुल्लाह को पेज करने का जिक्र किया। ये उनके पिछले महीने के पेजर ऑपरेशन का रेफरेंस था। अच्छा, वो पेजर वाला इंसिडेंट। हाँ, उन्होंने कहा, बिलीव मी, दे गॉट द मैसेज। फिर ईरान के टॉप एटॉमिक साइंटिस्ट्स और मिलिट्री कमांडर्स के लिए उन्होंने गॉन शब्द इस्तेमाल किया। मतलब इशारा था कि इजराइल ने उन्हें एलिमिनेट कर दिया है। ओके। जून में ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करने का क्रेडिट भी लिया। और तो और सीरिया में बशर अल असद रिजीम के गिरने का क्रेडिट भी लेने की कोशिश की। असाद के गिरने का क्रेडिट? लेकिन उसमें तो रेबेल ऑफेंसिव का रोल था ना? हाँ बिल्कुल, वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी जिसमें टर्की और कतार बैक्ड रेबेल ऑफेंसिव का बड़ा हाथ था। तो ये क्रेडिट लेना थोड़ा स्ट्रेच था शायद। और ईरान पर तो काफी फोकस था उनका। बहुत ज्यादा। उन्होंने जून में हुए अलेज्ड इजराइल यूएस जॉइंट ऑपरेशंस की तारीफ की, जिन्होंने उनके मुताबिक ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री कैपेबिलिटीज को भारी नुकसान पहुंचाया। और दुनिया से अपील की कि ईरान को ये कैपेबिलिटीज फिर से हासिल ना करने दी जाएं। हाँ, कहा कि उनके एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल्स को खत्म किया जाए। और उन्होंने यूएन सैंक्शंस के स्नैपबैक का भी जिक्र किया। वो क्या है स्नैपबैक? बेसिकली वो प्रोसेस जिससे ईरान पर पहले हटाए गए यूएन प्रतिबंधों को दोबारा लागू किया जा सकता था। वो उनकी स्पीच के अगले ही दिन ट्रिगर होने वाला था, जब यूरोपियन पावर्स ने इसके लिए 30-डे प्रोसेस शुरू किया था। समझ गई। इसमें यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का जिक्र भी काफी इंपॉर्टेंट था। हाँ, अहम था। नेतन्याहू ने ट्रंप की बहुत तारीफ की, खासकर ईरान के खिलाफ बोल्ड और डिसाइसिव एक्शन लेने के लिए। जून के ऑपरेशन का जिक्र करते हुए। हाँ, कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप और मैंने वादा किया था ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकने का, और हमने वो वादा पूरा किया। और वो बात की वर्ल्ड लीडर्स प्राइवेटली उन्हें थैंक यू बोलते हैं। हाँ, ये भी दावा किया कि जो पब्लिकली इजराइल को कंडेम करते हैं वो प्राइवेटली फोन करके इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए थैंक यू बोलते हैं, जिससे उनके देशों में टेररिस्ट अटैक्स रुके। एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये स्पीच काफी हद तक ट्रंप के अमेरिकन सपोर्टर्स को ध्यान में रखकर दी गई थी। मागा बेस, इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस। हाँ, ये एनालिसिस बिल्कुल है। उन्होंने 9/11 का रेफरेंस दिया, टेलर फोर्स एक्ट का जिक्र किया। एक पॉइंट जो काफी डिस्प्यूटेड था, वो उनका ये दावा था कि बेथलेम में रहने वाले पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस इजरायली ऑक्यूपेशन के अंदर ज्यादा सेफ हैं। ओके, तो एक तरफ ये स्ट्रॉन्ग रेट्रिक थी, लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनल प्रेशर भी तो था। वो आईसीसी के अरेस्ट वारंट्स का क्या हुआ? हाँ, वो प्रेशर तो है ही। पिछले साल नवंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू और उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए थे। चार्जेस क्या थे? वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के काफी गंभीर चार्जेस थे, जैसे स्टार्वेशन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, मर्डर, परसिक्यूशन और दूसरे इनह्यूमन एक्ट्स गाजा कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े हुए। नेतानियाहू तो इनको नहीं मानते होंगे। बिल्कुल नहीं, उन्होंने वीएमेंटली रिजेक्ट किया है, इन्हें पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है। लेकिन वारंट्स का मतलब है कि वो 124 देशों में ट्रैवल नहीं कर सकते जो आईसीसी के मेंबर हैं, वरना अरेस्ट हो सकते हैं। सिर्फ आईसीसी ही नहीं, यूरोपियन यूनियन भी प्रेशर बना रहा था ना? सही कहा। ईयू इजराइल पर टैरिफ्स या कुछ सैंक्शंस लगाने पर विचार कर रहा था। ईयू पार्लियामेंट ने एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन भी पास किया था, जिसमें इजराइल से एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन नेशन के लिए कमिटमेंट मांगा गया था। और वो कंपनीज की लिस्ट? हाँ, यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने इजरायली सेटलमेंट्स में ऑपरेट करने वाली कंपनीज की लिस्ट अपडेट की थी। 158 कंपनीज के नाम थे उसमें। बड़े नाम भी थे उसमें। हाँ, एयरबीएनबी, Booking.com, मोटोरोला सोल्यूशंस, ट्रिप एडवाइजर जैसे जाने माने इंटरनेशनल ब्रांड शामिल थे। मकसद था इन पर एथिकल प्रेशर बनाना। कुछ कंपनीज हटाई भी गई थी, जैसे एल्स्टोम और ओपोडो। और कल्चरल फ्रंट पर भी प्रेशर था, यूरोविजन, फुटबॉल। हाँ, यूरोपियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन EBU नवंबर में एक ऑनलाइन वोट करवाने वाला था, जिससे इजराइल के नेशनल ब्रॉडकास्टर कान को अगले साल के यूरोविजन से बाहर किया जा सकता था। और फुटबॉल में यूएफए भी इजराइल को अपने कंपटीशन से सस्पेंड करने पर फैसला लेने वाला था। तो मतलब प्रेशर हर तरफ से बढ़ रहा था, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, कल्चरल। बिल्कुल, सब तरफ से। इसी बीच एक मेडिकल स्टडी भी आई थी, BMJ की। हाँ, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की। उसने पाया कि गाजा में सिविलियंस को ऐसी सिवियर इंजरीज हो रही हैं जो आमतौर पर सोल्जर्स को इंटेंस कॉम्बैट में होती हैं। अच्छा, जैसे? उन्होंने यूएस सोल्जर्स जो इराक और अफगानिस्तान में लड़े थे,
उनकी इंजरीज से कंपेयर किया और देखा कि कुछ तरह के घाव जैसे सिवियर बर्न्स या लोअर लिम्ब ट्रॉमा यानी पैरों की चोट गाजा के सिविलियंस में उन सोल्जर्स से भी ज्यादा कॉमन थे। ये तो काफी सीरियस फाइंडिंग है। हाँ, ये डेटा इशारा करता है कि गाजा में सिविलियंस किस हद तक वायलेंस के शिकार हो रहे हैं। तो ये सब कुछ चल रहा था यूएनजीए सेशन के दौरान। और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए? ट्रंप ने कुछ कहा था वेस्ट बैंक के बारे में? हाँ, 2-3 चीजें और नोट करने लायक हैं। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बयान दिया कि वो इजराइल को वेस्ट बैंक को एनेक्स्ट करने की इजाजत नहीं देंगे, मतलब उस पर कब्जा करने की। अच्छा, ये किसके कहने पर? कहा गया कि उनके कुछ अरब एलाइज ने लॉबी किया था इसके लिए और उनकी नेतान्याहू से मंडे को एक मीटिंग भी शेड्यूल्ड थी। ओके, और पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास? उन्होंने भी यूएनजीए को एड्रेस किया वीडियो लिंक से, क्योंकि यूएस ने उन्हें वीजा नहीं दिया था। उन्होंने क्या कहा? अब्बास ने कहा कि पैलेस्टाइनियंस गाजा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हमास के किसी भी फ्यूचर गवर्निंग रोल को रिजेक्ट किया और उनसे डिसआर्मामेंट की मांग की और उन देशों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने पैलेस्टाइन को स्टेट रिकॉग्नाइज किया था। हर कहानी के अलग पहलू होते हैं। हमास का क्या रिएक्शन था नेतन्याहू की स्पीच पर? हमास ने नेतन्याहू की स्पीच को ब्लेटेंट लाइज एंड कॉन्ट्रडिक्शंस कहा, मतलब साफ झूठ और विरोधाभास से भरा हुआ। उनका कहना था कि दुनिया अब इजराइल की असलियत समझ रही है, जो उनके मुताबिक झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन और सिस्टमैटिक किलिंग पर आधारित ऑक्यूपेशन है। और न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट्स भी हुए थे। एक रैबी का जिक्र था। हाँ, टाइम स्क्वायर पर कुछ प्रोटेस्टर्स थे। उनमें से एक रैबी इत्सहाक डोइच थे, नेटुरेई कार्ता ग्रुप से। ये एक एंटी जायनिस्ट ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश ग्रुप है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नेतन्याहू सभी ज्यूज की तरफ से नहीं बोल रहे हैं और उनकी पॉलिसीज जूडिज्म के खिलाफ हैं। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉज यानी पैलेस्टीनियन टेरिटरीज के ऑक्यूपेशन को एड्रेस करने पर जोर दिया। एक और इंसिडेंट हुआ था ऑडियंस में, किसी हॉस्टेज के फादर का। हाँ, वो काफी पॉइंटेंट मोमेंट था। एक इजरायली अमेरिकन नागरिक रूबी चेन, जिनके बेटे इताई चेन, जो एक आईडीएफ सोल्जर थे, अक्टूबर 7 को मारे गए थे। हाँ, और जिनकी बॉडी अभी भी हमास के पास गाजा में है, वो भी वहां मौजूद थे। जब नेतन्याहू ने जिंदा 20 हॉस्टेजेस के नाम पढ़े और उनके बेटे का नाम नहीं लिया, तो रूबी चेन विरोध में वॉकआउट कर गए। ओह, उन्होंने क्या कहा बाद में? उन्होंने कहा कि ये उनके लिए डिसरिस्पेक्ट था और ये समय दोनों तरफ के दुख दर्द पर सोचने का है, ना कि सिर्फ एक तरफ के। ये घटना दिखाती है कि इजराइल के अंदर भी नेतन्याहू की अप्रोच को लेकर अलग-अलग व्यू पॉइंट्स हैं। ये जरूरी पॉइंट है। अच्छा, स्पीच के ठीक बाद एक और बड़ी खबर आई थी प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, डील के बारे में। हाँ, वो काफी सरप्राइजिंग था। स्पीच के कुछ ही घंटों बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर रिपोर्टर्स से कहा कि ऐसा लग रहा है कि गाजा पर डील हो गई है। लुक्स लाइक वी हैव अ डील ऑन गाजा। उन्होंने क्या कहा? डील में क्या है? कहा कि इससे हॉस्टेजेस वापस आएंगे, जंग खत्म होगी और शांति आएगी। ज्यादा डिटेल्स नहीं दिए, कहा कि वो जल्दी और बताएंगे। इससे एकदम से होप की लहर दौड़ गई कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हुआ है। लेकिन क्या ग्राउंड पर इसका कोई फौरी असर दिखा? यही तो मतलब विडंबना है, आयरनी है। ट्रंप के इस ऑप्टिमिस्टिक बयान के अगले ही दिन यानी सैटरडे को खबरें आई कि गाजा में नए इजरायली एयर स्ट्राइक्स हुए हैं। एयर स्ट्राइक्स डील के बाद? हाँ, अल जजीरा और दूसरे सोर्सेज ने रिपोर्ट किया कि सेंट्रल और नॉर्दर्न गाजा में नुसरात रिफ्यूजी कैंप, शटी रिफ्यूजी कैंप और टूफा नेबरहुड में हमले हुए। कम से कम 38 लोग मारे गए, जिनमें एक ही परिवार के 9 सदस्य भी शामिल थे। तो स्पीचेस, अनाउंसमेंट्स और ग्राउंड रियलिटी में काफी फर्क है। बिल्कुल, ये घटना उसी फर्क को हाईलाइट करती है। तो ये थी यूएनजीए 2025 में नेतन्याहू की स्पीच और उसके आसपास की पूरी कहानी, जिसके कितने सारे लेयर्स हैं। नेतन्याहू ने तो अपनी स्पीच में कहा था कि इजराइल की जीत से ही अरब और मुस्लिम दुनिया के साथ असली शांति मुमकिन होगी और इजराइल प्रोग्रेस और इनोवेशन का बीकन है। लेकिन ऐसी स्पीचेस जो इतने जोर शोर से दी जाती हैं, उनका आखिर में असर होता कितना है? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ना? क्या इस तरह के हाई प्रोफाइल, ऑफन प्रोवोकेटिव भाषण, जो शायद डोमेस्टिक ऑडियंस या स्पेसिफिक इंटरनेशनल एलाइज को कंसोलिडेट करने के लिए होते हैं, क्या वो जमीन पर हालात को बदलते हैं? या फिर असली बदलाव कहीं और से आता है? हाँ, या फिर असली बदलाव पर्दे के पीछे चल रही डिप्लोमेसी, बैक चैनल टॉक्स, इकोनॉमिक प्रेशर्स और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन के शिफ्ट से आता है। गाजा कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो इजराइल का इंटरनेशनल आइसोलेशन बढ़ा है, उसका लीडर्स की पॉलिसीज पर कितना और कब असर पड़ेगा, ये देखना होगा।
और ये जो डाइवर्जेंस हमने देखा, एक तरफ ट्रंप का डील हो गई है कहना और दूसरी तरफ अगले ही दिन नए हमले होना, ये क्या बताता है? ये बताता है कि सिचुएशन कितनी कॉम्प्लेक्स और वॉलेटाइल है। क्या नेतन्याहू की ये अकड़ उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, या ये सच में इजराइल की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करती है? इन सवालों के जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions on geopolitics topics, subscribe to our channel. Dhanyavad. Jai Hind.